Good morning, class. So, I hope now you have understood the two topics which were there in the form of graphs. और उन दोनों टॉपिक्स में आपने स्टडी किया कि जो फैक्टर्स होते हैं वेरियस, जैसे कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल, इन सब का क्या अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। और अगर एक्सिस गिवन है, ग्राफ्स किन किन के बीच में प्लॉट करना है, तो ग्राफ को कैसे बनाना होगा। So again I'm saying it is better to revise all these points again and again to keep in the mind for a long time. Okay, so after that today we are starting the topic laws of photoelectric emission. अब हमें स्टडी करना है लॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। अच्छा, एक बात इस चैप्टर में अच्छी है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में वही पॉइंट्स रिपीट होंगे जो ऑलरेडी आप ग्राफ्स में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी किस हेडिंग के अंदर किस पॉइंट को लिखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को समझकर उसके वेटेज के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आंसर लिख सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ दे रखे हैं 4 पॉइंट्स, वही पॉइंट्स आपको लॉज में लिखना है। और कोई भी पॉइंट ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना ही आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि लॉज, किन पॉइंट्स को लॉज माना गया, तो ओनली दोज पॉइंट्स विल बी देयर इन द लॉज, ठीक है। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में सबसे पहला जो लॉ आता है वो यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा है। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सबसे पहला ग्राफ भी आपका यही था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर इंटेंसिटी का इफ़ेक्ट होता है। और क्यों होता है इंटेंसिटी का इफ़ेक्ट? क्योंकि वेन एवर वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, पॉइंट को याद रखिएगा, इट इज़ अबाउट इंटेंसिटी। और आपको याद होगा जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे थे तो क्या इंक्रीज़ हो रहा था? नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस पे, और नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक सो इंटेंसिटी का इफ़ेक्ट किस पर होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने से क्या इंक्रीज़ होगा? करंट। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है? वही जो सबसे पहला ग्राफ था। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो क्या है? जो आपने बहुत पढ़ा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? जिस फ्रीक्वेंसी पर यह माना जाता है कि उस फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इजेक्शन स्टार्ट होता है। तो फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड आपको यूज़ करना है यहाँ पर, और मोस्टली कट ऑफ वर्ड ज़रूर लिखा जाता है इसके लिए। बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिलो विच का मतलब बहुत क्लियर है कि इस फ्रीक्वेंसी पर भी इजेक्शन स्टार्ट हो सकता है, और इस फ्रीक्वेंसी से अबव तो ऑब्वियसली इजेक्शन स्टार्ट होगा ही। तो बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, अगर आप ये लिखें कि दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तो भी डाउटफुल होगा। और अगर आप लिखें कि अबव दिस फ्रीक्वेंसी, तब बहुत क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर भी इजेक्शन हो सकता है। इसलिए जो प्रॉपर स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि बिलो विच, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई इजेक्शन नहीं होगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड हाउ सो एवर हाई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इसके साथ साथ आप इंटेंसिटी को ज़रूर बताएं कि ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसके नीचे इजेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिसके नीचे इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा दें उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड लॉ जो है आपका यहाँ पर वो है कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द अब इसके बाद आपके जो नेक्स्ट ग्राफ्स हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर अब क्या होगा? जबकि इजेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इससे आई होप कि आपको जो रिलेशन है, जो फार्मूला है, वो भी याद आ जाना चाहिए। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पर वर्क फंक्शन।
तो आपको पता है वर्क और एनर्जी वैसे भी इक्विवेलेंट होते हैं, तो आप चाहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहें या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होती है, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसको याद रखना भी बहुत मुश्किल नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके ग्राफ से आपको याद आ जाएगा। जब आप ग्राफ कई बार देखेंगे, उसको रिपीट करेंगे तो याद आ जाएगा आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद दोबारा करंट फ्लो कराने के लिए हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया था। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक लाइन ये और बतानी है, बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, जैसा कि यहाँ भी आया था कि इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑलरेडी ये पॉइंट इतनी बार रिपीट हो रहे हैं कि आपके माइंड में बिल्कुल फिट एकदम सेट हो जाना चाहिए कि इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इंटेंसिटी का इफेक्ट किस पर होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, या कह सकते हैं करंट पे। इंटेंसिटी का इफेक्ट किस पे नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये आता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन यहाँ आ रहा है, फर्स्ट टाइम उस एक्सप्लेनेशन में नहीं आया था। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है उसको बोला जाता है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो वर्ड इंस्टेंटेनियस का मीनिंग आपको क्लियर होगा। इंस्टेंटेनियस ऐसा प्रोसेस जो बिना रुके होता है, विदाउट एनी स्टॉप, जो कंटिन्यू है। इंस्टेंटेनियस लगातार एक प्रोसेस है। टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, इवन लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है किस काम में, जब सरफेस पे फोटोन इंसिडेंट होगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। कितना टाइम लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम। तो इसमें कहा जाता है कि देयर इज़ नो टाइम लैग, इसको नेग्लिजिबल माना जाता है कि फ़ोटोन के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये जो प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो 4 लॉज भी याद रखने मुश्किल नहीं है। जो ग्राफ्स आपने बनाए थे उन्हीं ग्राफ्स से लॉज बने हैं। पहला ग्राफ आपका इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ग्राफ आपका कि मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके बिलो कोई भी एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो। तीसरा पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव जब आप जाएंगे तो हमेशा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस कंडीशन में भी इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि टाइम लैग बिल्कुल नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन के एमिशन में और फोटोन के इंसिडेंट होने में कोई भी टाइम लैग नहीं है। तो ये आता है आपका लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बस 4 ही पॉइंट्स हैं और चारों पॉइंट्स जो हैं वो इजी हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, लेकिन इसके अंदर जब आप लिखेंगे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, इसी लैंग्वेज को लिखना है। ठीक है, और बाकी जो है आप शॉर्ट या लॉन्ग अपने क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है आपका, यहाँ मैंने लिखा है फेल्यूर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। तो स्टार बना रखा है मैंने इस पर। स्टार का मतलब ये पॉइंट ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि इस तरह से सिलेबस में नहीं दे रखा है कि क्लासिकल वेव थ्योरी फेल क्यों हो गई थी। क्लासिकल वेव थ्योरी में भी कुछ चीज़ें बताई गई थी कि कैसे लाइट जो है वो रेडिएशन लाइट के चलते हैं और जब किसी सरफेस पर पड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ये बात क्लासिकल वेव थ्योरी में, जो आपने सबसे पहले वेव थ्योरी पढ़ी थी ना, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो उसमें बताया गया था। अब यहाँ जब बाद में ये माना गया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन बंच ऑफ पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं, तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था। लेकिन वेव थ्योरी ने जो बताया था कि ये रेडिएशंस चलते हैं और ये रेडिएशंस जब इंसिडेंट होते हैं किसी सरफेस पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं,
तब जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी वो चीज़ें यहाँ से रिलेट नहीं हो पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और इसी वजह से जब ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो जो वेव थ्योरी थी वो फेल हो गई। तो फेलुअर ऑफ वेव थ्योरी में आपको वो सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर रीजनिंग में आ जाता है तो आप एक्सप्लेन कर सकें कि वेव थ्योरी जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो क्यों फेल हुई थी। ओके, तो ये आपको मैंने लिखाया नहीं है, इसके नोट्स मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि इसको लिखना भी नहीं है, इसको आपको बस माइंड में रखना है कि क्या पॉइंट्स थे। तो देखिए इसके पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट बताया गया था क्लासिकल वेव थ्योरी में कि लाइट जो रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं सरफेस पर, तो उन रेडिएशंस में जब इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज़ की जाती है, सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, तो हमेशा सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये माना गया था वहाँ। और आपको पता है कि उससे क्या इंक्रीज़ होता है इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, इसलिए करंट बढ़ती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो रॉन्ग था वो क्या था कि जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, फर्स्ट रॉन्ग पॉइंट। दूसरा रॉन्ग पॉइंट ये बताया गया था क्लासिकल वेव थ्योरी में कि जो रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं वो रेडिएशंस किसी भी फ्रीक्वेंसी के हों, फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सुटेबल होना चाहिए। कहा था कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये रॉन्ग हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव या उसके इक्वल, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन है वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ कहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है लेकिन फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये सेकंड पॉइंट था। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और जो तीसरा और लास्ट पॉइंट था क्लासिकल वेव थ्योरी में, वो पॉइंट ये था कि जब रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं सरफेस पर, तो रेडिएशंस के इंसिडेंट होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे उस एनर्जी को, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वर्क करेंगे और फिर उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मूव करेंगे। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब इसमें टाइम लगता है। और जबकि आपने पढ़ा है कि जो लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उसमें कहा है कि देयर इज़ नो टाइम लैग, क्योंकि टाइम है ही इतना छोटा ऑलरेडी, 10⁻⁹ सेकंड से भी छोटा टाइम है, तो इसका मतलब टाइम लैग नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना भी आसान है। इंटेंसिटी के बारे में गलत बताया गया था, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया था, फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं दिखाया था, और तीसरा टाइम लगता है ये बताया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया नहीं है, ये आप याद रखेंगे इसी तरह से। उसके बाद फिर से याद से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वहाँ मैं ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स हैं ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आता है आपका आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कई बार एक्सप्लेन हो चुका है, एक तो उसकी डेफिनेशन है, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, फिर उसके ग्राफ्स हैं, और उसके बाद फिर लॉज बनाए गए, उनमें वही पॉइंट्स आए। अब जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी बनाई, क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या किया था, आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थी ना, उस थ्योरी को लेकर अपनी थ्योरी बनाई थी। क्योंकि आइंस्टाइन ने ये हेल्प जो है वो प्लैंक के एक्सपेरिमेंट से ली थी कि जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के जो बंच हैं उनको फोटॉन्स बोला जाता है, यहाँ तक एक्सप्लेन था प्लैंक के थ्रू। तो उस थ्योरी का यूज़ करके आइंस्टाइन ने कुछ बातें बताई, वही पॉइंट्स हैं, इनमें भी कुछ पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने मेन काम क्या किया है, आइंस्टाइन ने मेन काम किया है फॉर्मूले बनाने का। जो पॉइंट्स थे, जो थ्योरी थी, उनको फार्मूलों में सेटअप किया, और फार्मूलों में सेटअप करने से क्या हो जाता है कि न्यूमेरिकल पर्पस से आइंस्टाइन के फार्मूले यूज़ होते हैं। तो ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे आप इसमें। तो पहला पॉइंट जो है इसका वही है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स। देखिए लैंग्वेज बदल जाती है लेकिन पॉइंट का मतलब वही है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या प्रोसेस था, बस दो पार्टिकल्स के बीच का प्रोसेस था। एक पार्टिकल फोटोन जो कि इंसिडेंट हो रहा है, दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि एमिट हो रहा है। तो इन्होंने लिखा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, वन अ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल। बिल्कुल इस तरह का प्रोसेस है जैसा कि मैंने यहाँ पर
डायग्राम में दिखा रखा है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं इनकमिंग लाइट बीम, ये आ रहा है फोटोन और ये जा रहा है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि किसके बीच का प्रोसेस होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में ये लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ जिस पॉइंट की नीड है वहाँ पर वही पॉइंट लिखना है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। फिर इसके जो पॉइंट हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। टुडे इट्स एनफ। ओके, थैंक यू।